टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का वितरण होता है और वो वितरण होता है केंद्र सरकार और उसकी इकाइयां जो होती हैं राज्य सरकार के बीच में। संघवाद भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं। शासन का संचालन जो होता है वो शक्तियों के वितरण के आधार पर होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं। भारतीय संघवाद में, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में जो पहली विशेषता है वो है शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। और ये शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हमारे संविधान द्वारा ही किया गया है। और संविधान में कार्य के आधार पर 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, जिसमें अति महत्वपूर्ण विषय है और उन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी है समवर्ती सूची। इस सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर उन दोनों में विवाद होता है तो केंद्र सरकार के केंद्र का कानून लागू होगा। इस तरीके से हमारे संविधान में शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार के विषय, राज्य सूची में राज्यों के लिए विषय और समवर्ती सूची ऐसे विषय हैं जो दोनों के महत्व के हैं। इन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून लागू होंगे। दूसरा पॉइंट हम देखें, संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे यहाँ शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो संविधान के द्वारा किया गया है। केंद्र भी संविधान से शक्तियां प्राप्त करता है और राज्य भी संविधान से शक्तियां प्राप्त करता है। इस प्रकार शक्ति का जो स्रोत है वो संविधान है। चाहे केंद्र की शक्तियां हो चाहे राज्य की शक्तियां हो, दोनों को ये शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। इसलिए भारत में संविधान सर्वोच्च है। अगला देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि केंद्र और जो राज्य है उनमें कई बार शक्तियों के विभाजन को लेकर के असंतोष पैदा हो जाता है। उनके बीच में कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं, तो उन विवादों को, उस असंतोष को दूर करने के लिए एक न्यायपालिका होनी चाहिए, लेकिन वो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, तभी वो सही निर्णय दे पाती है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करवाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। ये बहुत ही संघात्मक व्यवस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। इसके बाद हम तीसरा देखें पॉइंट, तो ये है 14 पॉइंट, एकल नागरिकता। अब बहुत सारे संघात्मक देश हैं, जैसे हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, तो वहां पर व्यक्तियों के पास 2 तरह की नागरिकताएं होती हैं। एक केंद्र की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ केवल एक नागरिकता होती है और वो होती है हमारे देश के सभी देशवासी भारतीय हैं। हमारी केवल एक नागरिकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी है, उस पर राज्य की नागरिकता लागू नहीं होती है। तो हमारे जो संघात्मक व्यवस्था है ये उसका अद्भुत लक्षण है कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। केवल हम देश की नागरिकता से ही पहचाने जाते हैं, राज्य की नागरिकता से नहीं पहचाने जाते हैं। इसकी बात करें हम संघात्मक व्यवस्था में, केंद्र में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनका एक सदन होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, ताकि
राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, केंद्र सरकार में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए जो सदन है वो है राज्यसभा। और राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो राज्यों से चुनकर के आते हैं, वो राज्यों की बात रखते हैं। इसके बाद बात करें हम राज्यपाल का पद। हमारे यहाँ राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और राज्यों की अपनी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों के अंदर होता है। उनकी स्थिति केवल संवैधानिक प्रमुख की होती है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में ये राज्यपाल प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से ये जो 5वां लक्षण है ये भी भारतीय संघात्मक व्यवस्था का बहुत बढ़िया लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मुख्य लक्षण है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का विशेष लक्षण है, वो है एकात्मकता का प्रभुत्व। हमारी जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वो राज्यों को स्वतंत्रता देती है, लेकिन आपातकाल में या विशेष परिस्थितियों में केंद्र को मजबूत बनाने का कार्य भी करती है। किसी भी संकटकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्र को मजबूत बनाया गया है, केंद्र को विशेष शक्तियां दी गई हैं और राज्यों की व्यवस्थापिका कार्यपालिका के साथ साथ, उनकी स्वतंत्रता के साथ साथ यदि विशेष स्थितियां आ जाएं तो उसमें केंद्र सरकार विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती है। इसके लिए संघ सूची को यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में रखे गए हैं। देश हित के सारे विषय, वो सारे विषय संघ सूची में रखे गए हैं। केवल स्थानीय महत्व के विषयों को राज्य सरकार के लिए रखा गया है ताकि देश हित पर कोई संकट नहीं आए। इसके अलावा राज्य सूची, समवर्ती सूची और उसके बचे हुए जो विषय हैं वो आते अवशिष्ट शक्तियों में। और ये जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं ये ऐसी शक्तियां हैं जिनका ना तो संघ सूची में विवरण है, ना राज्य सूची में विवरण है और ना ही समवर्ती सूची में है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। और फिर हम देखें समवर्ती सूची, तो ये समवर्ती सूची में भी कोई विषय ऐसा हो जिस पर राज्य और केंद्र में विवाद हो जाए तो उस वक्त केंद्र के कानूनों को सर्वोच्चता मिलती है राज्य के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ केंद्र को मजबूत बनाया गया है। ये हमारी संघात्मक व्यवस्था के विशेष लक्षण हैं।